दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। एक और घटना है। आगरा के पास से हमने एक बच्चे को छुड़ाया, दीपक उसका नाम था। उसको पुलिस पीट रही थी, हमारे किसी साथी ने देख लिया और उसको किसी तरह छुड़वाया। कुछ माफिया लोग जो ड्रग पेडलिंग करते थे, नशीली दवाइयों का व्यापार करते थे, उस बच्चे के हाथ में, जेब में या उसके थैले में कुछ दवाइयाँ भर देते थे और वो दिल्ली आगरा के बीच में 2-3 जगह लोगों से उतार लेते थे उन दवाइयों की पोटरी को। एक दिन पुलिस के हाथ लग गया, वो पकड़ा गया तो पिटाई हो रही थी उसकी, तो किसी तरह हम लेके हमारे साथी आए हमारे आश्रम में। अब वो इतना उसे भरोसा नहीं था किसी पर कि जब वो आश्रम में रहा तो भागने की कोशिश करने लगा। एक दिन रात को वो दीवार कूद कर भाग गया, क्योंकि इस तरह के काम कराते थे तो उसे तो कूदना फादना आता था, तो दीवार पूरी की पूरी पार करके भाग गया। फिर किसी ने देखा उसे गांव में और उसको फिर वापस लेके आए, क्योंकि वो किसी बस के इंतजार में बैठा था। लौट के आए तो वो चीख चीख के लड़ाई करने लगा हमारे स्टाफ के लोगों से, हमारे कार्यकर्ताओं से, कि ये लोग, मेरी पत्नी सुमेधा जी जो उसकी इंचार्ज रही आश्रम की, तो बोली कि ये औरत पर मुझे भरोसा नहीं है, ये मेरी किडनी बेचेगी। तो सब लोगों ने कहा ये क्या मामला है? बोले इतना प्यार क्यों कर रही है वो, इतना बढ़िया खाना क्यों खिला रही है वो, हम तो बिना काम के यहाँ खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, इसका मतलब है हमारी किडनी बिकेगी। तो उस बच्चे के दिल दिमाग में ये भर दिया था कि ये हालत होगी अगर तुम छूट के चले गए तो इन हालतों तक रहते हैं। कई बार हम कहते हैं बच्चों से जो आके खड़े हो जाते हैं कि नीचे बैठ जाओ, कुर्सियों पर बैठ जाओ। वो पूरी ज़िंदगी में उन्होंने अपने बाप दादे को कुर्सी पे बैठे नहीं देखा, खुद कुर्सी पे बैठने का सोच नहीं सकते, कुर्सी पे नहीं बैठते डर के मारे, चारपाई पे नहीं बैठते। वो उन नलों से पानी कई बार नहीं लेते थे जिन नलों में बाकी बच्चे लेते थे। तो पुराने बच्चे उन्हें सिखाते थे कि यहाँ कोई छुआछूत नहीं है भैया, तुम बराबर के इंसान हो। जब साथ बैठ के हम उनके खाना खाते थे तो उनको बड़ी हैरानी होती थी। मैं बताऊं आपको रणवीर जी कि जब हमने आश्रम अपना पहले दिल्ली में खोला तो जो बच्चे छूट के आए, ये बात है 1990 की, तो वो जानते नहीं थे कि लैट्रिन क्या होती है, पेशाब करने की जगह कैसी होती है। तो वहाँ लैट्रिन बनी हुई थी आश्रम के अंदर, तो उनको हम लोग कहते थे लैट्रिन चले जाओ। हमारी भी मूर्खता थी, मेरी भी मूर्खता थी। तो जब उनको पहली बार लैट्रिन भेजा उस लॉट को, तो सब जगह उन्होंने सेट कर दिया, सब जगह लैट्रिन कर दी उन्हें उसके अंदर, और डर गए उस होल से, तो उसमें नहीं करी उन्होंने। वो जो कमोड है नीचे, उसमें करने के बजाय आसपास बैठ गए वो और बंदे गंदे होके आ गए। अब हमारे साथियों ने कहा कि ये तो बड़ा बुरा हो गया, हमारे नए कार्यकर्ता भी जानते नहीं थे ज़्यादा। तो मैंने फैसला किया कि आज से मैं इन बच्चों की लैट्रिन साफ करूंगा खुद, और मेरी पत्नी इसमें मदद करेंगी पानी वगैरह देने में, ताकि मैं ये कर सकूं, बजाय इसके कि मैं कुछ सिखाऊंगा उन्हें। ये सिखाने का जो सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा आदमी को अपनी तरह चलाने की कोशिश करता है, उन्हें सीखने दीजिए। तो हमने पानी डाल के उसकी सफाई करनी शुरू कर दी। तो मेरा काम महीनों तक ये रहा कि लैट्रिन साफ करता था मैं। तो शुरू में तो वो नहीं जाते थे उसके अंदर, कमोड के अंदर, फिर बाद में धीरे धीरे जाना सीख गए। लेकिन 2-4 दिनों के अंदर ही हमने देखा कि वो बच्चे आपस में कानाफूसी कर रहे थे, फिर फूट फूट कर रोने लगे कि जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालकर, खतरे में डालकर, पिटाई खाकर हमको आज़ाद कराया, वो हमारी टट्टी साफ कर रहा है, लैट्रिन साफ कर रहा है। तो हमने अपने शिक्षकों से भी कहा कि तुम कमरों की सफाई करोगे, बच्चों के कपड़े धोगे, और बच्चों का काम ये रहेगा कि वो पेड़ों में पानी डालेंगे, नए पौधे लगाएंगे, वो देखेंगे कि कैसे फूल खिल रहे हैं। ये पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर है भारत का या दुनिया का बंधुआ या गुलाम बच्चों को पुनर्वासित या शिक्षित करने का। ये भी मैं आपको बता दूं, वो बहुत बड़े दिन नहीं हुए हैं, 1990 की बात है, 35 साल भी नहीं हुए इस चीज़ को। तो इस तरह से होती है उनकी हालत। अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, तो बच्चे थोड़ा समझ जाते हैं चीज़ों को, जल्दी समझ जाते हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनको समझा देते हैं।
तो इस तरह की स्थितियां बच्चों के साथ होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारी चुनौती ये नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई रहम कर रहे हैं। रहम करने को मैं बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानता। किसी के ऊपर दया दिखाओ, आपका हाथ ऊपर है, लेने वाले का हाथ नीचे है। अरे तुम्हारी हिम्मत है तो गले मिल के बराबर से हाथ मिला के काम करो, ये भीतर से ताकत होनी चाहिए। तो हमारे आश्रमों की स्थापना इसलिए नहीं हुई कि हम बच्चों का उपकार कर रहे हैं, कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई कल्याण कर रहे हैं, किसी का वेलफेयर कर रहे हैं। मैं उसमें भरोसा नहीं करता। मेरा भरोसा ह्यूमन डिग्निटी में है, इंसानी बराबरी में है। तो शुरू से हमारे शिक्षक भी ऐसे ही हो गए, हमारे बच्चे भी ऐसे ही हो गए। हमारे कई बच्चे आज इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी जगह पे इंजीनियर्स हैं। हमारे कई बच्चे वकील बन गए। एक बच्चा अभी जज की परीक्षा पास कर चुका है, वो जज बन जाएगा कलकत्ता में। कई बच्चे हमारे टीचर बन गए, सोशल वर्कर तो बने ही बने। आप देखिए कि हमारे ऑफिस में हमारा पूरा जो आंदोलन है सत्यार्थी मूवमेंट, उसका जो ट्रेजरर है लक्ष्मण मास्टर उसका नाम है, जिसके दस्तखतों से लाखों रुपए की सैलरी, एक कई लोग ऐसे हैं जो कई लाख रुपए उनकी सैलरी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो बहुत सैलरियां हो जाती हैं। हमारे यहाँ 600-700 लोग काम करते हैं पूरे देश में। तो उनकी सैलरियों पर जिस आदमी के सिग्नेचर होते हैं, वो एक ऐसा बच्चा था लक्ष्मण, जिसको हमने 1983 में 1983 में सुप्रीम कोर्ट की मदद से फरीदाबाद की पत्थर खदानों से आज़ाद कराया था। उसके पिताजी ने कर्जा लिया था मालिक से, तो बच्चा गुलामी कर रहा था। और जिस दिन मैं उसे आज़ाद कराने के लिए पहुंचा, उसको और दूसरे बच्चों को, तो वो पत्थर तोड़ने का काम करते थे। छोटे बच्चे और बड़े बच्चे गहराई में जाके निकालते थे या ब्लास्ट करके निकालते थे। ये छोटी गिट्टियां बनाता था। तो उस जब छुड़ाया गया उस वक्त एक बोरी के अंदर, एक थैले के अंदर वो गिट्टियां भर रहा था, ताकि उसको लाद के वो दूसरी जगह पहुंचा सके, ट्रक के पास तक पहुंचा सके। बहुत बच्चे ऐसे कर रहे थे। मैंने देखा कि ये लक्ष्मण की नज़र एक 4-6 बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे। वहाँ पास में एक स्कूल था पहाड़ी के ऊपर, उस स्कूल की तरफ जा रहे थे बस्ता लेकर। वो टुकटुकी लगा के देख रहा था। मैंने पूछा, बेटा तुम अब चलो, आज़ाद हो गए हो, तुम इस चक्कर में क्यों पड़े हो, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं बोला, सहमा हुआ था। 2-4 घंटे बाद फिर मैंने पूछा, थोड़ा तो मैं समझ गया था कि ये बच्चों को देख रहा है। तो बोला, मैं रोज देखता हूं, जिस वक्त मैं अपनी पीठ पर पत्थर लाद के ट्रकों तक पहुंचाता हूं, उसी वक्त ये बच्चे स्कूल बस्ता लेके जाते हैं, किताबें लेके जाते हैं। तो बोला, भाई साहब मैंने किताबें तो कभी छुई नहीं, लेकिन अच्छी लगती हैं। दूर से किताबें देखी, क्योंकि वहीं बड़ा हुआ था वो। मुझे बहुत दुख हुआ, आंसू आ गए मुझे। मैंने उसको वायदा किया कि लक्ष्मण तुम पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। लक्ष्मण ने पढ़ाई की, टीचर बन गया। फिर उसने कॉमर्स की पढ़ाई कर ली, अकाउंटिंग की पढ़ाई कर ली। तो वो हमारे यहाँ जॉब करने लगा ऑफिस में, केंद्रीय कार्यालय में। शुरू में बन गया वो अकाउंटेंट, अब वो ट्रेजरर है बोर्ड में, जो सिग्नेटरी है सारे फैसलों के, आर्थिक फैसलों के। तो हमें बड़ा गर्व होता है। और उसका एक बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, वाह। एक बेटा उसका इंजीनियर बन गया, एक बेटे ने उसके MBA कर लिया। माय गॉड, एक जनरेशन को बचाने की जरूरत है, और ये संभव है कि हम कर सकते हैं ऐसा। ये आपने शायद एक स्टेप 1 दे दिया है मेरी जनरेशन को, स्पेशली जो लोग आपकी कहानी पहली बार सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। ये एक स्टेप 1 है। इसलिए मैं आपको एक 2023 ओरिएंटेड सवाल पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल। आप भविष्य के बारे में आई एम 100% श्योर सोचते हो, तो अब आपके चैलेंज क्या है आज? और दूसरा सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए एज द यूथ ऑफ भारत? देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए। मैं तो कोई इस तरह का नहीं हो ना, प्रीस्ट उपदेशक या टीचर, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊंगा। अगर आप आज 20 साल के होते तो आप हाँ, मैं क्या करता ये जरूर बताऊंगा। तो आज की दुनिया में जितनी अमीरी है जी, दुनिया उतनी अमीर पहले कभी नहीं थी। जितनी टेक्नोलॉजी है उतनी कभी नहीं थी। जितने कानून हैं उतने कभी नहीं थे। जितनी योजनाएं हैं सरकारों के पास और दुनिया भर में, यूनाइटेड नेशंस में, उतनी कहीं नहीं थी। कानून नहीं थे, ये नहीं था। सब कुछ हमारे पास है।
जितनी तेज रफ्तार आज हमारे पास है उतनी तेज रफ्तार पहले कभी नहीं थी। हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें रुक के थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि क्या हम सचमुच सुखी हैं, क्या हम सचमुच सुरक्षित हैं जो हम सबकी ख्वाहिश है, या हम ऐसे ही भागे जा रहे हैं अपने करियर के लिए, पैसा कमाने के लिए, या नाम कमाने के लिए, या कुर्सी पर बैठ के पॉलिटिक्स में सफल होने के लिए। ये सब चीज़ें हैं। मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ कि ये कहूँ कि मत करिए, ये सब करिए, जरूर करिए, लेकिन थोड़ा सा मॉरल कंपास के साथ, ये देखने के साथ कि भाई आपके करने से आपको फायदा होना चाहिए, लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए आपके किसी काम से। तो आज इतनी मल्टीपल क्राइसिस है, जिसको कहते हैं आप कंपाउंडिंग क्राइसिस है। एक क्राइसिस है कहीं ग्लोबल वार्मिंग की, तो दूसरी क्राइसिस है एक्यूट पॉवर्टी की, दुनिया के आधे से ज़्यादा देशों में पानी की समस्या, हवा की समस्या, ये सब समस्याएं हैं। हिंसा बहुत बढ़ रही है हर जगह पे, भीतर भी और बाहर भी, सारी दुनिया में। मैं तो करता हूँ 140-45 देशों में काम, अभी से नहीं बल्कि 30 साल से, तो मैं जानता हूँ कि हर जगह पर कुछ कॉमन चीज़ें, जितने कानून बन रहे हैं उतने ही ज़्यादा अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? जितने ज़्यादा कानून बढ़ रहे हैं उतने ज़्यादा अपराध भी बढ़ रहे हैं। हाँ, ये देखिए कि जितनी पुलिस है उतने चोर, पुलिस बढ़ाते जा रहे हैं, चोर भी बढ़ते जा रहे हैं, फिर चोर बढ़ेंगे तो पुलिस बनेगा। ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह ये है कि एक मॉरल अकाउंटेबिलिटी, जिसको आप कहते हैं कि एक नैतिक जवाबदेही, कानूनों को लागू करने की जवाबदेही, योजनाओं को लागू करने की जवाबदेही घट रही है। देखिए, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, इनके बीच का फासला लगातार बढ़ रहा है, और इस फासले की वजह से बहुत नुकसान होता जा रहा है। तो फिर लोग अपने अपने तरीके से चले जा रहे हैं, जो जिसको ठीक लग रहा है भाई करो करो, कौन ध्यान रख रहा है। कानून तोड़ने में भी तरीके खोज रहे हैं लोग, हर तरह की चीज़ों में। अब साइबर क्राइम्स इतने बढ़ रहे हैं, एक तरफ साइबर पुलिसिंग हो रही है, दूसरी तरफ साइबर क्राइम्स होने, सब बढ़ा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि इसको हम एक चुनौती की तरह माने, इससे डरने की जरूरत नहीं, चुनौती की तरह माने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो वो एक बहुत बड़ा हमारा सहारा बन सकता है, और उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उसको हम चुनौती की तरह माने। तो उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मैंने एक अभी नया, बिल्कुल नया आंदोलन शुरू किया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन। हमने सब चीज़ों को ग्लोबलाइज कर लिया, डेटा को, बाजार को, व्यापार को, सब चीज़ों, लेकिन दिस इज द टाइम टू ग्लोबलाइज कंपैशन, जहां हम एक दूसरे से कनेक्ट फील करें। आप देखिए कि दुनिया में अब लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, अमेरिका में तो बहुत रिसर्च होगा इस पर, कि लॉनलीनेस, जो अकेलापन है, एकाकीपन है, ये पैंडेमिक की तरह बढ़ता जा रहा है। एपिडेमिक तो हो ही गया है। सबसे ज्यादा जो समस्या सामने आने वाली है हमारी जिंदगियों में, अकेलापन। अब देखिए कि रणवीर के फॉलोअर क्यों हैं लोग इतने, उनके अकेलेपन को आप दूर करते हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में वैक्यूम है, उनको लगता है कि कोई आदमी है जो खुल के दिल से बात कर रहा है बिना किसी लाग लपेट के, तो लोग जुड़ते हैं। अकेलापन बढ़ रहा है समाज में, और अकेलेपन के चलते और बीमारियां बढ़ रही हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। अभी अमेरिका में हफ्ते भर पहले या 5 दिन पहले एक कानून के लिए एक वहाँ के सेनेटर ने एक कानून मांगा है, एक बिल प्रपोज किया है कि अकेलेपन को भी एक बीमारी मानकर उस पर सरकार बजट तय करे, खर्च करे सरकार। इतना अकेलापन बढ़ रहा है लोगों में। जितना हम सोशल मीडिया पे और हर जगह जुड़ रहे हैं, भीतर भीतर अकेले होते चले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसको भी चुनौती देनी है, हिंसा को और हेट्रेट को भी चुनौती देनी है। इन चुनौतियों के लेके हमने कहा सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन, एसएमजीसी मेरा एक नया इनिशिएटिव है। मैंने बहुत सारे शिक्षा के लिए ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन शुरू किया। उसकी वजह से दुनिया में शिक्षा ज़्यादातर देशों में मौलिक अधिकार बन सकी, मेरे साथियों और मेरी कोशिश से। मेरे अकेले को मुझे श्रेय नहीं देना चाहिए, दैट वुड बी रॉन्ग। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड स्लेवरी, ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दे को सबसे पहले उठाया, उसका परिणाम हुआ कि दुनिया में बहुत बदलाव आया। सन 2000 में इतने ज़्यादा थे बाल मजदूर, 2016 में होते होते कम हो गए। जैसे मैंने कहा 100 मिलियन की कमी आई।
और आबादी बढ़ने के बावजूद भी इस तरह के बच्चों की संख्या घटी गुलामी करने वालों की। तो ये सब चीज़ें हुई। सबसे पहले हमने, जिसको आप ग्लोबल, ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, इसके लिए पहला आंदोलन चलाया जर्मनी में और अमेरिका में लेट 80s में, कि भाई कॉर्पोरेशंस को भी कुछ ना कुछ जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि यार आपके यहाँ बाल मजदूरी गुलामी हो रही है तो रोको इसको। तो अब सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन 2-3 चीज़ों पर काम करना चाह रहा है। पहली चीज़, हाउ टू बिल्ड compassionate leadership among young people in schools, colleges, universities. Compassion is not a delicate emotion. ये बहुत नाजुक भावना नहीं है, ये बहुत ताकत की बात है, क्योंकि दूसरों की सफरिंग को फील करके एक ड्राइव के साथ आप उसका समाधान ढूंढें। सो कंपैशन इज ए सेल्फलेस प्रॉब्लम सॉल्वर। करुणा एक निस्वार्थ भाव से दूसरों की समस्याओं के समाधान करने वाली ताकत है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत इनोवेटिव आइडियाज चाहिए, इसके लिए बहुत क्रिएटिविटी चाहिए, इसके लिए बड़ी बहादुरी चाहिए। तो कंपैशनेट होना बहादुर होना है, कंपैशनेट होना प्रॉब्लम सॉल्वर होना है, अपना नहीं बल्कि अपने आसपास के वातावरण का। तो चाहे वो जानवरों के साथ हो, चाहे वो नदी, पहाड़, समुद्र, हवा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं जिससे हो रही हैं, उन सबको बचाना हो, और चाहे इंसानियत को बचाना हो। इस काम के लिए अब हम बहुत बड़ा आंदोलन दुनिया भर में चला रहे हैं। कंपैशनेट लीडरशिप इन मेडिकल प्रोफेशन, कंपैशनेट लीडरशिप इन पुलिस, कंपैशनेट लीडरशिप इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ताकि आप दूसरों के साथ मिलकर चल सकें। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।